प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर SSM के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज का यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 7 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस वीडियो में हम जो 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का कारण पहला विकल्प है अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या फिर प्रकीर्णन है। तो प्यारे बच्चों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का जो कारण है, यह कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है, मीथेन है, अल्कोहल है या फिर इथेन है? तो CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन है। CNG का मुख्य घटक आपको याद रखना है मीथेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत बताना है। पहला विकल्प है हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन, बी दिया है हीलियम नाभिक का विखंडन, सी है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन और डी है हीलियम नाभिकों का संलयन। तो बताइए, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उस ऊर्जा का स्रोत होगा हीलियम नाभिकों का संलयन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? यहाँ पर हमें 4 विकल्प में से अम्ल बताना है। पहला है CaO, बी दिया है KOH, सी है NaCl और डी है HCl। तो इनमें से कौन अम्ल है? तो अम्ल जो है HCl है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न में दिया है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? बताइए, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, बी है अधातु कहलाते हैं, सी है धातु, डी है उपधातु। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अधातु हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में दिया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, क्या दिया है प्रश्न में? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है? पहला विकल्प है अभिलंब से दूर, बी है अभिलंब के निकट, सी है अभिलंब के समानांतर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न में पूछा है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है? तो दृष्टि क्षेत्र जो है वो किस दर्पण का बहुत बड़ा होता है? तो आपने देखा होगा कि वाहनों के साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा होकर उसका बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण जो है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग बताना है कहाँ पाए जाते हैं? तने में पाए जाते हैं, जड़ में,
पुष्प में या फिर फल में? तो बताइए इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो पौधे में जो जनन अंग है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे में, याद रखिए, जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न में पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या आपको बताना है। पहला विकल्प है 7, बी विकल्प है 8, सी है 9 और डी दिया है 18। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। कितनी है समूहों की संख्या? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, याद रखिए, इसका सही जवाब होगा 18। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 10 है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? पहला विकल्प है वक्र, बी है अग्नाशय, सी है आंख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो जो वक्र है यह उत्सर्जी अंग है। प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न में पूछा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। विकल्प ए जो रहेगा काल्पनिक हमारा सही उत्तर रहने वाला है। प्रश्न संख्या 13। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या उपरोक्त सभी? तो याद रखिए इसका सही आंसर अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? बताइए चिप्स के पैकेट में आपने देखा होगा एक गैस भरी रहती है, वह बताना है कि कौन सी गैस भरी होती है। अमोनिया होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है या फिर हाइड्रोजन गैस होती है? तो प्यारे बच्चों, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन बी नाइट्रोजन राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है NaCl, बी है CaOCl2, सी है CaO और डी है CaCO3। तो बताइए इन चारों विकल्प में से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा इसका आंसर। हरे पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न में पूछा है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है?
बताइए, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न में पूछा है, कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु Hg अर्थात पारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में पूछा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बताइए, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? जड़ से होता है, रंध्र से होता है, तने से होता है या फिर टहनी से होता है? तो याद रखिए, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न में पूछा है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, अम्ल के परिवहन के लिए या फिर डी है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए? बताइए, प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या रहेगा? तो फ्लोएम आपको बताना है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम याद रखिए, भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और एक चीज आपको और याद रखना है इस प्रश्न से रिलेटेड, ज से आपको याद रखना है कि जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम से होता है। किससे होता है? तो जल का परिवहन किससे होता है? ज से आपको याद रखना है जाइलम। ये चीज भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। इसमें पूछा है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम का काम जो होता है वो भोजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? बताइए, इनमें से विद्युत रोधी पदार्थ बताना है कौन सा है? लोहा, सोना, ग्रेफाइट या कागज? तो इन चारों विकल्प में से विद्युत रोधी पदार्थ जो होगा वो कागज हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न में पूछा है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है? लोहे को, चांदी को, लिथियम और सोडियम को या डी है लेड को? तो याद रखिए, चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो लिथियम और जो सोडियम है इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक जो है वो फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? बताइए, मछलियां किस अंग की सहायता से श्वसन करती है? फेफड़ों से, ट्रेकिया से, कोशिका झिल्ली से या फिर गिल्स से? तो हम सभी जानते हैं कि मछलियां जो श्वसन करती है वो गिल्स की सहायता से श्वसन करती है। इसलिए इस प्रश्न का डी विकल्प हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न में पूछा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? पहला विकल्प है निष्क्रिय गैस, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में याद रखिए जो गैस भरी रहती है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विकल्प ए निष्क्रिय गैस हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? बताइए, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? जूट से प्राप्त होता है, शीशम से प्राप्त होता है, लाइकेन से या फिर बरगद से?
तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न में पूछा है, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बताइए, कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऑप्शन ए अम्ल हमारा सही आंसर रहने वाला है। और अब बारी है आज के इस अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न में पूछा है, पित्त रस कहां से निकलता है? बताइए, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इस अंतिम प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न में पूछा है पित्त रस कहां से निकलता है, तो इसका सही जवाब होगा पित्त रस जो निकलता है प्यारे बच्चों, यकृत से निकलता है। पित्त रस कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। ऑप्शन बी के साथ इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये 30 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और यह हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? तो यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 7 है। यदि आपने इसके बाकी भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर इसके सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से आप इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाकी पार्ट देखकर कक्षा 10वीं विज्ञान में बहुत ही अच्छा और शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।